विद्यार्थियों और सम्मानित साथियों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और अगर मेरी वीडियोस आप सभी को पसंद आ रहे हों तो इसको अपने साथ में विद्यार्थियों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे की वीडियोस को भी उत्साह के साथ आपके समक्ष ला सकूं। तो जैसा मुझे लगता है कि हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में 2 वीडियोस को अब तक देख रखा है, जिसमें से दूसरे वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस किए। अब यूनिट 1 का लास्ट वीडियो दैट इज़ लेक्चर 3 अब हम बनाने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि टू कन्वर्ट अ फीबल साउंड इनटू अ लाउड वन वी इंक्रीज इट्स। तो बहुत सीधी सी बात है, लाउडनेस मतलब इंटेंसिटी। तो आप इंटेंसिटी किस पर निर्भर करता है, तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। तो आपको मालूम है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, द कैरेक्टर ऑफ साउंड विच distinguishes between musical sounds produced by different singers is। तो आप जानते हैं पिच के माध्यम से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, नोट इज अ साउंड। नोट जो है वो कैसा साउंड है, तो अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, मिक्सचर ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज, नन ऑफ दीज। तो नोट जो है वो मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज है, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, एन इको कैन ओनली बी हियर्ड इफ टाइम इंटरवल बिटवीन डायरेक्ट साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस टू आवर आई इज ईयर्स इज। तो इको का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई चीज़ हम बोलें और हमारे दोबारा बोलने के पहले जो हमने बोला है उससे वो ओवरलैप कर जाती है, तो उसी को हम इको कहते हैं, जिससे कि हमारे सुनने पर वो चीज़ें साफ और स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो कितना समय होना चाहिए डायरेक्ट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में कि इको क्रिएट ना हो पाए, इस तरह की बात यहाँ पूछी गई है। तो जाहिर तौर पर अगर आप मोर देन 1/10 सेकेंड रखें तो आपको इको फार्म नहीं हो पाएगा आपके कान तक सुनाई देने में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर। सोनोग्राफी में कौन सी वेव का इस्तेमाल करते हैं, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इन्हीं दोनों में आपको जस्ट दिमाग में रखना है। तो जाहिर तौर पर सोनोग्राफी है तो सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड का ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियोविल साउंड वेव्स फॉर यूज इज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे कान के लिए, स्वस्थ मनुष्य के कान के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज अलाउ है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, लाइट वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम बट नॉट द साउंड वेव्स बिकॉज। तो आपको मालूम है लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आप कहते हैं कि लाइट वेव जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसलिए उसको वह वैक्यूम में चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, a bell is producing sound of frequency 256 Hz and wavelength 1.35 meter. The velocity of sound in air is। तो आपको मालूम है वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एन लेमडा। एन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 256, लेमडा मतलब 1.35, तो 256 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 आ गया 345.6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, अ सोर्स इज मूविंग विथ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड्स, इट्स स्पीड इज सेट टू बी। तो आपको मालूम है एक सोर्स है जो कि मूव कर रहा है, तो अ सोर्स इज मूविंग विथ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इट्स स्पीड इज सेट टू बी सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, सोनिक, नन ऑफ दीज।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वह साउंड वेव से अधिक की स्पीड से चल रहा मतलब सुपरसोनिक हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस इज। सेम लाउडनेस के किसी भी दो साउंड्स के बीच में जो अंतर बताने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल की जाती है वो कौन है। तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया है कि ये किससे डिफाइन होता है साउंड के में अंतर, तो पिच के माध्यम से। बस देखिए भाषा यहाँ बदल गई, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पिच। क्वेश्चन नंबर 42, कहा जाता है कि स्टेथोस्कोप हेल्प्स द मेडिकल practitioners to hear the heartbeats. It work on the principle of। जो आप देखते हैं डॉक्टर्स अपने कान में लगा करके आपके सीने के पास रखता है और आपकी हार्ट बीट को गिनने का प्रयास करता है, स्वस्थ आप हैं कि नहीं है, हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं है, या नब्ज़ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसी चल रही है। तो पूछा जा रहा है कि मतलब जो साउंड आप साफ साफ कान में सुन पाता है डॉक्टर, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जाहिर तौर पर वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस, इनमें से कौन हायर पिच के साउंड को प्रोड्यूस करता है। मैन, वुमेन, काऊ, मॉस्किटो। तो जाहिर तौर पर देखते हैं कि हाई पिच का मतलब क्या हुआ, सुनने में बड़ा ही तीखा महसूस होगा। तो जब आपके कान के पास कभी कोई मच्छर आकर के भनभनाया हो, तो आप देखते हैं कि आप कितनों कोई भी इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, अपने आप हाथ उसको हटाने के लिए उठ जाता है। इसका मतलब है कि सबसे अधिक डिस्टरबेंस उससे होता है, दैट इज़ उसकी पिच जो है सबसे हाई है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 44, रिवर्बरेशन टाइम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई। रिवर्बरेशन जो होता है टाइम होता है वो किससे कंट्रोल नहीं होता है, पूछा गया। ध्यान से रखिएगा, नहीं पूछा गया है, कंट्रोल नहीं होता है। साइज ऑफ द विंडो, वॉल्यूम ऑफ द रूम, चेंजिंग कारपेट्स, यूजिंग थिक कर्टन्स एंड डोर्स। तो जाहिर तौर पर चेंजिंग कारपेट्स से वह कंट्रोल नहीं होता है। ए बी एंड सी कंट्रोल द रिवर्बरेशन टाइम, क्योंकि साइज ऑफ विंडो मतलब खिड़की की साइज बढ़ा देंगे तो ऑब्जर्विंग मटेरियल बदल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो भी ऑब्जर्वेंस बदल जाएगा, यूज़ ऑफ कर्टेंस एंड डोर्स करेंगे तो भी बदल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज। कौन सा है न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का, तो आपको मालूम होना चाहिए एप्सरा, APSARA। दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। किसको आप इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता कहते हैं। तो अब आपको मालूम होना चाहिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ही भाभा के नाम पर खोला गया है, जहाँ हाई एनर्जी फिजिक्स पर काम होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम होता है। तो आपको एकदम ये चीज़ दिमाग में बनी रहनी चाहिए, बिना ऑप्शन पढ़े ये दिमाग में होना चाहिए कि किसको आप इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्रामर का पिता कहते हैं। तो HJ भाभा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्योंकि आपको मालूम है CV रमन, रमन इफेक्ट, SN JC बोस साहब हैं और विक्रम साराभाई हैं। तो जाहिर तौर पर भाभा का नाम वैसे भी याद होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन से भी पहचानने आना चाहिए। फाउंडर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम इज। स्पेस टेक किसको कहा जाता है, स्पेस टेक प्रोग्राम का जन्मदाता किसे कहते हैं, फाउंडर किसे कहते हैं। तो HJ भाभा पहले जान चुके हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए बात हो गई है। साराभाई जो थे, विक्रम साराभाई, इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक में काम किया था, इन्हीं को कहते हैं फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, इसरो हैड
क्वार्टर इज सिचुएटेड इन? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? बॉम्बे, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, हरिकोटा। तो जो बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है, तो 48 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट? जो इंडिया की पहली आईआईटी है वो कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी? मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया वाज फाउंड इन? इसके पहले पूछा गया था कहाँ इस्टेब्लिश की गई है, अब पूछा गया है कब इस्टेब्लिश की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1950। ओके, बाकी तीनों आईआईटी के लिए जो दी गई है डेट है, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास एंड कानपुर, दिल्ली, उसके लिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको वो याद रहे कि बाई चांस फर्स्ट के बजाय किसी का नाम लेके पूछ दिया जाए तो आप सही ऑप्शन को लगा सकें। 51, एरीज इज अ लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ? एरीज किस फील्ड का सबसे अच्छा रिसर्च सेंटर माना जाता है? तो आपको मालूम है एरीज का नाम आप सुने होंगे, जहां एस्ट्रोफिजिक्स में ज़्यादा काम होता है। और अब यहाँ से पहचान लीजिए, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब भाभा, स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया इसरो, एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया आपका एरीज। इस आप नाम भी सुने होंगे कि एरीज में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन के बारे में एक बार चर्चा आया में ये बात आई हुई थी, तो आपको उस आधार पर भी न्यूज़ वगैरह सुने होंगे। तो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट्स? इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन है? तो ये सब एकदम दिमाग में होना चाहिए कि नाम सुनते ही आ जाए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च फ्रॉम? कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट सैटेलाइट को? तो जाहिर तौर पर सोवियत यूनियन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो को 53 का ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने देखा कि हमने अपने तीसरे वीडियो में, कहा जा सकता था, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स को भी कवर किया है। और इस तरह से यूनिट 1 को हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया। अब हम अगले लेक्चर में यूनिट 2 को कवर करने का प्रयास करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। और जैसा आप सभी जानते हैं कि चूंकि विश्वविद्यालय की परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड हो रही है, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स जो विद्यार्थी हमारे पढ़े हैं वो परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं अभी, तो उनके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इम्तिहान में उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इस आशा के साथ यूनिट 1 को हम लोगों ने समाप्त किया। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।